TRE 3.0 4.0, ठीक है, या सीटेट के लिए हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे जो पूरी तरह से NCERT बेस पर आधारित है, मतलब NCERT के क्वेश्चन से किताब से जो क्वेश्चन पूरा है बनाया गया है। पहला प्रश्न है करके निम्नलिखित में से विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। परावैंगनिक किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें या वायु में ध्वनि तरंगे, ठीक है। तो आप जानते होंगे जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ठीक है, ध्वनि तरंगे एक तरह से मैकेनिकल वेव या यांत्रिक तरंगे कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? यांत्रिक या मैकेनिकल वेव, ठीक है, यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल तरंगे। जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये आपको जो तरंगों का दो प्रकार होता है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, ठीक है। कणों के कंपन की दिशा, ठीक है, और तरंग के संचरण की दिशा समान है तो उसको अनुदैर्ध्य तरंग करेंगे। कणों के कंपन की दिशा और तरंगों के संचरण की दिशा 90 डिग्री पर है तो उसको हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो जो ध्वनि है आपका अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग है, इसको लॉन्गिट्यूडनल तरंग भी कहते हैं। थर्मोसेटिंग तथा थर्मोप्लास्टिक के बहुलक क्रमशः है, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं जिसको एक बार आकार दे करके दोबारा आप फिर उसके आकार में चेंज नहीं कर सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिसके आकार को बार बार बदला जा सकता है। आप जानते हैं जो बैकेलाइट है, ठीक है, और पॉलीस्टीरीन है, ठीक है। बैकेलाइट आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है और पॉलीस्टीरीन आपका थर्मोप्लास्टिक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा घर यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड, CFC, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये वायु प्रदूषक गैस है, ठीक है, ये वायु प्रदूषक, ठीक है, वायु प्रदूषक गैस है। निम्नलिखित में से दुर्बल लुईस क्षारक कौन सा है? ठीक है, दुर्बल लुईस क्षारक, ठीक है, क्षारक जानते हैं, क्षारक उसको कहते हैं या तो वो इलेक्ट्रॉन को त्यागे, ठीक है, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन त्याग दे, या OH+, ठीक है, OH-, ठीक है। आप जानते होंगे दुर्बल लुईस क्षारक उसको कहते हैं जो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन त्यागने या इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है, या तो OH आएंगे, ठीक है, ये तो आपका OH वाला, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। रसोई गैस मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन दो गैसों का मिश्रण होता है? ठीक है, तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन का, ठीक है, रसोई गैस में विशेष रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। ब्रायोफिल, ठीक है, यानी पत्थरचट्टा। ब्रायोफिल एक पौधा है, इसमें जनन होता है, ठीक है, तने के द्वारा, पत्ती के द्वारा, पुष्प के द्वारा या मूल जड़ के द्वारा, ठीक है। तो ब्रायोफिल एक ऐसा पौधा है जिसमें प्रत्येक पत्ती से, ठीक है, पत्ती से बहुत सारे पौधे बन जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, NCERT में पूरी तरह से दिया हुआ है। जो ब्रायोफिल एक ऐसा पौधा है, ब्रायोफिलम, जिससे पत्थरचट्टा हिंदी में कहते हैं, इसके पत्ती से जनन होता है। उच्च वेधन क्षमता की किरण कौन सी है? और रक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें या गामा किरणें, ठीक है। तो आप जानते होंगे सबसे ज़्यादा जो वेधन क्षमता है गामा किरणें की, ठीक है। जो किरणें होती है, ठीक है, इन किरणों की ऊर्जा, ठीक, किरण के ऊर्जा की एक जो क्रम होता है, ठीक है, उस क्रम को थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए। सबसे ज़्यादा किस किरण में? जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होगी, ठीक है, जिस किरण की आवृत्ति सर्वाधिक होगा उसमें ऊर्जा सबसे अधिक होगा। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसका होता है? गामा किरण का, ठीक है। गामा के बाद आपका एक्स किरण हो जाएगा, एक्स किरण के बाद आपका अल्ट्रावायलेट रेज हो जाएगा, ठीक है, UV रेज हो जाएगा, UV रेज के बाद आपका विजुअल रेज, ठीक है, विजुअल रेज हो जाएगा, ठीक है। विजुअल रेज के बाद आपका इंफ्रारेड, ठीक है, विजुअल इंफ्रारेड हो गया, इंफ्रारेड के बाद आपका विजुअल इंफ्रा, उसके बाद से रेडियो वेव होगा, फिर माइक्रोवेव हो गया। मतलब गामा रेज, ठीक, ऊर्जा, ठीक है, ये आवृत्ति घटता क्रम है, ठीक है, आवृत्ति घट रहा है और आपका तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होगा? गामा किरण में, गामा के बाद एक्स किरण में, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजुअल रेज, फिर इंफ्रारेड, रेडियो, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो इसमें आपका आंसर गामा किरण हो जाएगा। एक व्यक्ति एक द्रव्यमान, ठीक, एक व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी पर 72 किलोग्राम है। चंद्रमा की सतह पर G का मान 1/6 है, तो चंद्रमा पर व्यक्ति का द्रव्यमान क्या होगा? आप जानते होंगे जो द्रव्यमान होता है वो यूनिवर्सल होता है, वो कभी भी नहीं बदलता है। ये जो द्रव्यमान है आपका, ठीक है, द्रव्यमान जिसको मास आप कहते हैं, ठीक है, ये आयतन, ठीक है, किसी भी पदार्थ का आयतन गुणे घनत्व, ठीक है, इसका मल्टीपल होता है। जो द्रव्यमान होता है आयतन गुणे घनत्व का गुणन होता है, गुणनफल होता है, ठीक है। तो जो आयतन होगा और घनत्व होगा, ठीक है, इस पे G का प्रभाव नहीं, मतलब इसमें G नहीं है तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा। यानी आपका चंद्रमा पर भी जो द्रव्यमान होगा आपका 72 किलोग्राम ही होगा।
निम्न में से कौन सा प्रभाव ध्वनि तरंगों में नहीं पाया जाता है? ध्रुवण का, परावर्तन का, व्यतिकरण का या विवर्तन का? ठीक है, तो जो भी अनुदैर्ध्य तरंगे होंगी, ठीक है, जो अनुदैर्ध्य तरंगे होंगी मतलब जिसमें तरंगों के संचरण की दिशा, ठीक है, तरंग के चलने की दिशा, मूव करने की दिशा और तरंगों के माध्यम के कंपन की दिशा, ठीक है, माध्यम के कंपन की दिशा और तरंग के संचरण की दिशा समान है, ठीक है, तो इसको अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। और अनुदैर्ध्य तरंग में ध्रुवण का घटना नहीं की देखा जाता है, ठीक है। जो लाइट होता है, लाइट आपका प्रकाश जो है कि अनुप्रस्थ तरंग है, उसमें ध्रुवण की घटना देखी जा सकती है। किसी फ्यूज तार के लिए क्या महत्व है? इसका गलनांक, ठीक है, फ्यूज तार का गलनांक कम होना चाहिए, आप जानते हैं। इसका विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, इसमें बहने वाली धारा, ठीक है, तो बहने वाली धारा यदि बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी वो टूट जाता है, मतलब परिपथ आपका ब्रेक हो जाता है, गल जाता है, ठीक है, तो इसमें आपका ये सभी हो जाएगा। करके CR का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? मतलब क्रोमियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पूछना चाहता है क्या है, ठीक है, तो आइए देखिए 3D5 4s2, 3D6 4s0, 3D40, ठीक है, 4s2 या 3D5 4s2, जी, ठीक। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्रोमियम का आप देखिएगा, ठीक है, ये इसमें इसकी जो परमाणु संख्या होता है क्रोमियम का 24 होता है, ठीक है। अगर इसको आप भरेंगे तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, 24 इसका परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, 24 आपका परमाणु क्रमांक है। प्रोड्यूसर गैस किसको कहते हैं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रोड्यूसर गैस पूछ रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस में, ठीक है, जो प्रोड्यूसर गैस, ठीक है, इसमें से क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण, कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन का मिश्रण, कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरीन का मिश्रण, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिश्रण, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर गैस होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन विशेष रूप से जो ऊर्जा का काम करता है, जो जलने का काम कार्बन मोनोऑक्साइड करता है। इसको कोयले के भंजक आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। लौह तत्व जो रेड कलर का कोयला जलता रहता है उसको करके भंजक आसवन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो आपका वाटर गैस है जिसको जल गैस कहते हैं, ठीक है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और जल होता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड और जल आपका वाटर गैस होता है। कोल गैस की यदि बात मैं करूँ आपसे, ये जो कोल गैस आप किसको कहेंगे? तो जो कोल गैस होता है ये भी कोयले से प्राप्त किया जाता है। ये हाइड्रोजन, ठीक है, मीथेन CH3 मीथेन जिसको CH4 मीथेन जिसको कहते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कोल, ध्यान दीजिएगा, कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन की, ठीक, और आपका वाटर गैस, ठीक है, जिसको जल गैस भी कहते हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। करके यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका एक उत्सर्जी पदार्थ है? ठीक है, यूरिक अम्ल मेढक, मनुष्य का, पक्षी सर्प का, अमीबा तारा मछली का और कोई नहीं, ठीक है। तो आप जो यूरिक एसिड है, मतलब शरीर से जो यूरिक एसिड मतलब जो नाइट्रोजनी पदार्थों के टूटने के बाद जो अवशिष्ट बनता है, ठीक है, तो शरीर से बाहर किसी यूरियोटॉनिक के रूप में, किसी में यूरिया के रूप में, किसी में यूरिक एसिड के रूप में बाहर निकलता है किसी किसी जीव में, ठीक है। तो जो यूरिक एसिड के रूप में निकलता है वो सर्प हो गया और आपका पक्षी हो गया, इसमें यूरिक एसिड के रूप में निकलता है, ठीक है। मनुष्य हो गया, ठीक है, या अन्य जो मेढक वगैरह हो गए, इसमें यूरिया के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है। यूरिया के रूप में आपका जो नाइट्रोजनी जो प्रोटीन वगैरह होता है, प्रोटीन टूटने के बाद यूरिया के रूप में निकलता है बाहर। निम्न में से कौन सा एक अभ्रूणी पादप का उदाहरण है? ठीक है, इफेड। इसको मिलाना है, ठीक है, इसको मिलाना है। तो देखिए जो गैसोलीन है, ठीक है, जो गैसोलीन होता है C4 से C9 तक, ठीक है, जो गैसोलीन आपका C4 से C9 मतलब गैस के रूप में, ठीक है, किसी भी कार्बन में कोई भी कार्बनिक पदार्थ है उसमें जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती चली जाती है, ठीक है, वैसे वैसे वो गैस, लिक्विड, सॉलिड ऐसे उसमें कन्वर्सन होता है। जो आपका केरोसिन होता है C8 से C10 तक, केरोसिन कहाँ पे, ठीक है, C8 से C16 तक, ये केरोसिन हो जाएगा, केरोसिन हो जाएगा।
जो भारी तेल होगा, ठीक है, ये C16 से C20 होना चाहिए। अच्छा ये रहा, C16 से C30 भारी तेल हो गया। डीजल आपका C10 से C18, ठीक है, क्लियर हो गया। गैसोलीन देखिए C4 C9, केरोसिन ऑयल C8 टू C16, भारी तेल C16 टू 30, और आपका डीजल हो जाएगा C10 टू 18। विटामिन के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसका नामांकन फंक ने किया था। ये जीवों के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ये पाचन में सहायक होते हैं, ठीक है। देखिए जो विटामिन्स होते हैं वो पाचन में सहायक नहीं होते हैं, ठीक है। विटामिन का जो मेन काम होता है, ठीक है, शरीर का निर्माण करना, जो शरीर के में कहीं टूट फूट गया है, ठीक है, तो उसका भी निर्माण करना। कौन सा कथन सत्य है? पादपों में जल व लवण का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है। जल और लवण का परिवहन फ्लोएम के होता है, नहीं, जाइलम के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त होता है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, ऑक्सीजन जो है कि आपका जो H2O होता है उससे मुक्त होता है। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है, ठीक है, ये बात सही है। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत सूर्य है, ठीक है। अन्य देखिए अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से तो सूर्य ही है, ठीक है। अगला वाला पढ़ लेते हैं। छुई मुई पौधे की पत्तियों में कंपाउंड क्वेश्चन दर्शाता है, ठीक है। जो छुई मुई का पत्ती होता है, या तो बहुत तेज हवा चली, आप उसको छू दीजिए तो वो पूरा का पूरा उसके जो तने में जल होता है, ठीक है, वो जल रिस करके नीचे जड़ में चला जाता है, ठीक है, और पूरी तरह से मुरझा जाता है। फिर कुछ समय तक वहाँ का वायुमंडल या एटमॉस्फेयर शांत रहता है, तो फिर वो धीरे धीरे पत्ती में पौधा रिस करके आता है, फिर वो टाइट हो जाता है। इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा। एक EMU बराबर क्या होता है? एक EMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अत्यधिक व्यायाम के पश्चात पदार्थ के संचयन का कारण थकान होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के, अल्कोहल के, लैक्टिक एसिड के, पानी के। तो जो बहुत अधिक व्यायाम करते हैं तो हड्डियों से जो लैक्टिक एसिड होता है वो रिस करके मांसपेशियों में आ जाता है और थकान लगता है। इंसुलिन हार्मोन परिवर्तन करता है, ठीक है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ठीक है। तो जो ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य ग्लूकागॉन करता है, ठीक है, ग्लूकोगॉन करता है, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का जो श्रावण होता है, ठीक है, ये अल्फा कोशिका से होता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम इंसुलिन करता है, और इसका श्रावण बीटा कोशिका से होता है, यानी बीटा सेल से होता है, ठीक। आइए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय विकिरण की विशेषता नहीं है, ठीक। इसके आगे बढ़ने में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ऊष्मीय विकिरण के लिए आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह प्रकाश के वेग से गति करता नहीं, प्रकाश के वेग से ये गति नहीं करता है। यह सीधी रेखा में गति करता है भी, ठीक है। यह जिस माध्यम से गुजरता है उस माध्यम पर प्रभाव डालता है, ये भी सही है, ठीक है। तो आपका सही नहीं है, ये पूछा था, तब प्रकाश के वेग के साथ गति नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दाता है, ठीक है। जो आप अर्धचालक बनाते हैं उसमें एक, ठीक है, 5 ग्रुप का और 4 ग्रुप का, ठीक है, दो उसमें समूह का तत्वों को मिलाया जाता है, ठीक है। तो इसमें दाता कौन है? मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, ठीक है, जो 5 ग्रुप का होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, ठीक है, और उसी को इसमें मिलाया जाता है, ठीक है। तो ठीक है, तो जो पाँचों ग्रुप का समूह होता है उसको मिलाया जाता है, ठीक है। जो एल्युमिनियम होता है, ठीक है, 5वें तत्व में इसको मिलाया जाता है जर्मेनियम में। कौन सा मिश्र धातु संभव नहीं है? कॉपर, जिंक, सीसा, जिंक, कॉपर, ठीक है, और सोना, कॉपर और चांदी, ठीक है। तो इसमें देखिए जो सीसा है वो सीसा जिंक के साथ क्रिया नहीं करता है, ठीक है, सीसा जिंक के साथ आपका क्रिया नहीं करता है। न्यूटन की गति के नियम, ठीक है, न्यूटन के गति के नियम को पढ़ाते समय एक शिक्षिका, ठीक, आगे बढ़ने से पहले बोर्ड पर सभी सूत्रों को लिख देती है, यह तरीका दर्शाता है, ठीक है। तो ये निगमन विधि कहलाता है। निगमन विधि में क्या होता है कि पहले आपको एक सूत्र बता दिया जाता है, सूत्र के आधार पर एक विशेष लक्ष्य पर पहुंचा जाता है, तो इसको निगमन विधि कहा जाता है। आगमन विधि अगर यदि आप उदाहरण से पढ़ा रहे हैं तो आगमन विधि, पहले आप सूत्र दे करके पढ़ा रहे हैं तो उसको निगमन विधि कहा जाता है। धातु परमाणु से मुक्त विटामिन कौन सा है? मतलब कौन सा ऐसा विटामिन है जिसमें धातु होता है? तो B12 में धातु होता है।
प्रत्येक रंध्रित छिद्र निम्न में से किसके द्वारा संरक्षित होता है? गौड़ कोशिका के द्वारा, अधिचर्म कोशिका के द्वारा, ट्राइकोमा के द्वारा, ठीक है, या रक्षक कोशिका के द्वारा, ठीक है। जो प्रत्येक जो रंध्रित छिद्र होता है वो गौड़ कोशिकाओं के द्वारा संरक्षित होता है। पादप कोशिका में अंतर, ठीक है, देखिए फर्क है। पादप कोशिका में अंतर, ठीक है, कोशिका संयोजन कहलाता है। पादप कोशिका में अंतर कोशिका संयोजन जीव जंतु, ठीक है, जीव द्रव्य तंतु संयोजन कहलाता है। पादप कोशिका में अंतर जो है कि कोशिका संयोजन जीव द्रव्य तंतु कहलाता है। 3 मिट्टी के घड़ों में, ठीक है, ए है, बी है, सी है, 3 घड़े हैं। ए में कुछ घोंघे रखे गए हैं, बी में कुछ शैवाल है, सी में घोंघे और कुछ शैवाल रखे हैं। तो किसमें, ठीक है, उपरोक्त में से कौन सा अधिक समय तक जीवित रह सकता है? ठीक है, तो जो सी वाला है, सी वाले में मिट्टी भी है, ठीक है, मतलब सी वाले में क्या है कि घोंघे है और कुछ शैवाल है, ठीक है, तो घोंघों के लिए भोजन का कार्य शैवाल कर देगा, ठीक है, तो ये वाला में ज़्यादा दिन तक घोड़ा जीवित रह जाएगा। उन जीवी कारकों की पहचान करें जो खाद्यान्न सामग्री को भंडारण के दौरान क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। कृंतक, पक्षी, पशु, ठीक है, कृंतक मतलब जो खुदरने वाले चूहे, छछूंदर, इनको कहा जाता है। सिर्फ खाद्यान्न सामग्री में उपस्थित एंजाइम, ठीक, या कीट, कृमि, जीवाणु, खमीर, फफूंदी। तो जो कीट होंगे, कृमि होंगे, जीवाणु होंगे, फफूंद होंगे, ये अनाजों को नुकसान पहुंचाते हैं। वर्ण लेखकी का उपयोग करते से निम्नलिखित मिश्रणों में से पृथक किया जाता है: स्प्रीट जल, दूध, चीनी, समुद्री जल, औषधि, सम्मिलित रक्त समूहों को, ठीक है। वर्ड है क्रिप्टोग्राफी जिसको कहते हैं। धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है, ठीक है, आप जानते हैं कि विद्युत धारा की इकाई एम्पियर, वोल्ट, ठीक है, वोल्ट की है। वाट शक्ति की है। कूलाम आपका आवेश का मात्रक है। जब एक इलेक्ट्रोड को पानी में रखा जाता है तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो ऑक्सीजन के बुलबुले जो है कि आपके एनोड पर बनेंगे, ठीक है, एनोड पर ऑक्सीजन के बुलबुले बनते हैं। तो एनोड कहाँ गया है इसमें? एनोड मतलब धनात्मक सिरा होगा, ठीक है, तो धनात्मक सिरा होगा उस पर आपके ऑक्सीजन के बुलबुले, और जो हाइड्रोजन का बुलबुला होगा वो आपका रीढ़ वाले सिरे पे यानी कैथोड पे, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, ठीक है, आइए। कर कि माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है। कर कि माह के 15वें दिन चंद्रमा अदृश्य होता है। इस दिन को निम्न रूप में जाना जाता है: पूर्णिमा, ठीक है, अमावस्या, उसको अमावस्या कहते हैं। जब 15वें दिन पूरी तरह से आपका चंद्रमा नहीं दिखाई देता उसको अमावस्या या न्यू मून कहा जाता है। एक निकाय विषमावस्था में कहलाता है, ठीक है, एक निकाय है। कब उसको विषमावस्था में कहेंगे? समय के साथ वो अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है तो आप इसको विषमावस्था कहेंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।